हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सीरीज 75 का 5वां सेट है। इसमें हम लोग 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम लोग 50 जीके और 25 जीएस के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। 25 जीएस के प्रश्नों को देखेंगे हम लोग, जो कि सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बार बार यही सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है और उनको याद करने का कोशिश करना है। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न जीके का प्रश्न है, जो कि पहला प्रश्न है, कम्बाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है जिसका आयोजन डैश में किया जाता है। कम्बाला एक त्यौहार होता है जिसमें कि भैंसा का दौड़ होता है। ये कहाँ पे इसका आयोजन होता है ये बताना है। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में हर एक वर्ष कम्बाला त्यौहार मनाया जाता है। इसमें भैंसों का दौड़ होता है। ये कर्नाटक में कहाँ पे होता है? तो ये कर्नाटक के कन्नड़ और उडुपी जिलों में होता है। कन्नड़ और उडुपी जिलों में होता है और ये 800 साल पहले से मनाया जाता है। ये 800 साल पहले से मनाया जाता है। काफ़ी पुराना त्यौहार है। इसमें क्या होता है? अच्छी फसल के लिए देवताओं से प्रार्थना किया जाता है। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं जो या तो उपभोग या निवेश के लिए निर्धारित हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनंत वस्तुएं। अनंत वस्तुएं इसका सही आंसर होगा। अनंत वस्तुएं उसको कहा जाता है, जैसे कि कार, टीवी, कपड़ा, भोजन, ये सभी क्या हो सकता है? इसका निवेश भी हो सकता है और ये उपभोग भी हो सकता है। तो ये अनंत वस्तु कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं आपको। नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ये मौद्रिक नीति का साधन होता है। ये किसका साधन होता है? मौद्रिक नीति का साधन होता है। बैंक दर नीति, ये सभी जो होता है ये मौद्रिक नीति का साधन होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है ये बताना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका सही आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु इस कथन के अरस्तु ने ही इस कथन को कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु का एक बुक भी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। इसी बुक में उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ध्यान रखना है। सीमांत लागत किसके बराबर होती है? अगला प्रश्न है कि सीमांत लागत किसके बराबर होता है? सीमांत लागत, सही आंसर क्या होगा? सीमांत लागत किसके बराबर होता है? इसका चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही होता है। सीमांत लागत मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन होता है। मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? कौन सा होगा? सही आंसर होगा पूर्ण स्पर्धा या एकाधिकार। एकाधिकार बाजार में क्या होता है? एक ही ग्राहक होता है और एक ही सेलर होता है, जिसमें कि उसका पूरा मोनोपोली होता है। पूर्ण स्पर्धा क्या होता है? इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। सेम चीज़ के काफ़ी सारे दुकान होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो ये पूर्ण स्पर्धा होते हैं। और एकाधिकार में बस एक ही मैन्युफैक्चरर होता है, एक ही सेलर होता है, लेकिन ग्राहक बहुत सारे होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? मतलब राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा निर्णय कौन सा अधिकार है ये आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? कौन सा अधिकार प्राप्त है ये बताना है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ये तो गलत होता है। ये अपने इच्छा से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशन होता है। अगला चीज़ देखते हैं, अगला क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये सही है। ये सही है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और भी कुछ होता है जो कि राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद की बर्खास्ती पर लोकसभा में बहुमत का विश्वास खो देता है, तो वो अपना अंतिम, यानी कि वो अगर सेम ही वोट हो जाता है तो अपना निर्णायक वोट देता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है ये बताना आपको। तो इसका आंसर होगा अज्ञात। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीज़ मिले हैं, जो भी लिखा हुआ वगैरह मिला है पत्थर वगैरह पे, तो उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, वो अभी अज्ञात है। ये पता भी नहीं है कि ये कौन सी लिपि है, कौन सा लैंग्वेज है, पता नहीं चला है। पित्त में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेवराय ने लिखी थी। इसमें से कौन सा साहित्यिक कृति है जो कि कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया है। क्या आंसर होगा। विजयनगर शासक के थे, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेवराय, नाम सुना होगा आप लोग। और इन्होंने अनुक्त माल्याद नामक एक साहित्यिक कृति लिखी थी, अमुक्त माल्याद लिखी थी, याद रखना है। और ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में। तेलुगु भाषा में, याद रखना है, तेलुगु भाषा में लिखा गया था अमुक्त माल्याद। इस पुस्तक में देवी महालक्ष्मी के एक अवतार है जिसका नाम है अंदल, उनके बारे में इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से होते हैं ये बताना है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ये सही है, ये सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सभी क्या है, ये तीनों सत्याग्रह के स्वरूप हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत वे लागू कर सकते हैं ये बताना है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपात से होता है। और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कुछ ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया है जिसमें कि भारत का कोई राज्य क्षेत्र या भारत पे कोई संकट आ गया है, तो वहाँ पर वो वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है ये बताना आपको। समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। समवर्ती सूची क्या होता है, जिसमें कि संघ और राज्य दोनों का अधिकार होता है, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा शेयर बाजार तथा भावी बाजार। शेयर बाजार तथा भावी बाजार ये समवर्ती सूची में नहीं आते हैं, याद रखना है, ये समवर्ती सूची पर नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रांड कैनियन किस नदी में है। ग्रांड कैनियन किस नदी में है। ग्रांड कैनियन किस नदी में है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित एक घाटी का नाम है ग्रांड कैनियन। और इस घाटी में जो है हजारों साल से अमेरिका के मूल निवासी लोग रहते हैं। किस नदी में है। सही आंसर होगा कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। मुगल बादशाह कौन था उस समय पे, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ये बताना है। जैसा कि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में स्थापित हुआ था। उस समय मुगल के जो शासक थे वे थे अकबर। कौन थे। अकबर थे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी ये बताना है। कौन सी घटना नहीं घटी थी ये बताना है। पुरातत्व विभाग की स्थापना ये तो हुई थी, बिल्कुल सही है, ये सही है। द्वितीय दिल्ली दरबार ये भी हुआ था, ये भी इन्हीं के समय का घटना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ये गलत है, ये 1885 ईस्वी में हुआ था। इस समय लॉर्ड डफरिन भारत में वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन थे वायसराय, लॉर्ड कर्जन नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये बताना है। इसका आंसर होगा रॉबेस्पियर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आतंक का राज ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद शुरुआत हुआ था इसका, और ये एक हिंसा वाला दौर था, याद रखना आपको। इसमें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि कुचिकल जलप्रपात है
और ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में है कुचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा है और एशिया का सेकेंड सबसे ऊंचा पर्वत है। एशिया का सेकेंड सबसे ऊंचा पर्वत है और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। कहाँ पे है, शिमोगा जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ये जलप्रपात ब्राही नदी बनाती है, यानी कि ब्राही नदी के द्वारा इस जलप्रपात का निर्माण होता है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निस्सालन की ओर प्रवृत्त है, क्या कहलाती हैं? वे मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निस्सालन की ओर प्रवृत्त है, वो क्या कहलाती हैं? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा लैटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? रेगिस्तान के क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण हो जाता है, ये किसका उदाहरण है? ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अपघर्षण। अपघर्षण के कारण मशरूम आकार का चट्टान बन जाता है। अगला प्रश्न है कि जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? जल संवर्धन में किसका उपयोग नहीं करते हैं? इसका आंसर होगा मिट्टी। इस जल संवर्धन में क्या होता है, तो इसमें पौधे को लगाया जाता है, लेकिन इसमें मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है। बिना मिट्टी का अगर कहीं पे सिर्फ जल में अगर पौधे का उत्पादन हो रहा है तो उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स याद रखना है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? पश्मीना को जीआई टैग मिला है और भौगोलिक मान्यता भी प्राप्त हुई है। ये किस राज्य की हैं? ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की हैं, ये बताना है। सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही आंसर है। ये एक प्रकार का सिल्क है, याद रखना है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया गया है? जो भी डेटा बुक, यानी कि संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं उनका एक डेटा बुक होता है, वो किस कलर का होता है, ये बताना है। वो किस कलर का होता है? लाल कलर का। जो भी पशु पक्षी वो गायब होते जा रहे हैं, उनको लाल डाटा बुक में संरक्षित करके रखा जाता है। उनके बारे में उनका विवरण को रखा जाता है, याद रखना है, लाल डाटा बुक में। अगला प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? भारत में करेंसी नोटों की आपूर्ति और मुद्रण कौन करता है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सिक्योरिटी प्रेस और नासिक। भारत में 4 स्थानों पर नोट मुद्रित किए जाते हैं। पहला स्थान है नासिक में, दूसरा है देवास में और तीसरा है सलबोनी में और चौथा है मैसूर कर्नाटक में। इसे भी आपको याद रखना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ये है मसूरी में। कहाँ पे है? मसूरी में है। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? यहाँ पे मिलान कुछ गलत तरीके से हुआ है, तो इनको चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे गलत दिया गया है। कौन सा गलत दिया गया है ये यहाँ पे बताना है। पहला है इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय बर्न है, ये भी सही है। खाद्य तथा कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम में है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ये लंदन में नहीं है। ये कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, याद रखना है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अगला प्रश्न है कि द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ द नेशन, इसका आंसर होगा फली एस नरीमन। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक हैं, जिसमें कि राष्ट्र की वर्तमान स्थिति को दिखाया गया है। निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? इनमें से किसको
शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। नहीं मिलने वाले को चूज करना है इसमें, किसको नहीं मिला है। विंस्टन चर्चिल, ये इसको नहीं मिला, ये पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। सर विंस्टन चर्चिल को कोई भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है, याद रखना है। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अगला जो भी है वुड्रो विल्सन, सी पॉलिंग, अर्नेस्ट बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, इन सबको मिला है शांति का नोबेल, लेकिन उनको विंस्टन चर्चिल को नहीं मिला। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राज्य युग में सही है। कौन सा त्यौहार और राज्य युग में सही है, ये बताना है। कौन सा सही है इसमें से। आपको भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और बताना है कि इनमें से कितना आपका सही हो रहा है, कितना मार्क्स आपका आ रहा है, ये आपको बताना है। और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते जाना है मेरे साथ में, जिससे कि आपको याद होगा काफ़ी ज़्यादा। इनमें से जो दिया गया है मोढेरा नृत्य महोत्सव, ये गुजरात में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। बानेश्वर मेला राजस्थान, ये भी सही है। बानेश्वर मेला ये भी राजस्थान में मनाते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों सही है। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ये सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का क्या विषय है। 2023 का क्या विषय है। ये हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा, विषय क्या है, तो इसका विषय है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। ये पहला वाला इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है। कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाए जाते हैं। कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाते हैं, क्या आंसर होगा सही। विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, ये अक्टूबर में नहीं मनाया जाता है। यहाँ पे बाकी जो भी हैं ये सभी अक्टूबर में मनाए जाते हैं, लेकिन तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस की शुरुआत ये 1972 से हुई थी, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है। कितने परसेंट बनाए रखा है, इसका सही आंसर होगा 4.5%, 6%। 6.5% ये लगातार कई वर्षों से है, लगातार चौथी पाँचवीं बार तक ये 6.5% ही रहा है। रेपो रेट किसको बोलते हैं, तो रिजर्व बैंक के द्वारा जो अन्य बैंकों को जो लोन पैसा दिया जाता है, वो जिस रेट पे दिया जाता है, तो उसी को रेपो रेट या फिर रेपो दर कहा जाता है, याद रखना है। व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये बताना है। सही आंसर होगा पीटी ऊषा। पीटी ऊषा बिल्कुल सही आंसर है, फाइनल में पहुंचने वाली यही थी। जबड़ाबंदी रोग का कारक है। जबड़ाबंदी, लॉक जाओ, यानी कि जबड़ा वहाँ पे नहीं खुलने लगता है, इस बीमारी का क्या कारक है, किसके कारण होता है। सही आंसर होगा ये टेटनस रोग के कारण होता है। टेटनस रोग के कारण होता है, और ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के यहाँ पे जीवाणु का नाम होता है, यानी कि इसी के कारण होता है। और ये एक प्रकार का मिट्टी का बैक्टीरिया होता है, जो कि जख्म में प्रवेश करने के बाद ऐसा होता है, और क्या होता है, जो होता है लॉक हो जाता है, जबड़ाबंदी हो जाता है। महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया, उस स्मारक का क्या नाम है। जन्म स्थान पर एक स्मारक का निर्माण किया गया है, क्या नाम है उस स्मारक का। इसका सही आंसर होगा कीर्ति मंदिर। क्या आंसर होगा, कीर्ति मंदिर। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का, इसका सही आंसर होगा पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर गुजरात में एक जगह था, वहीं पे यहाँ पे कीर्ति मंदिर, जो जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, यहीं पे एक स्मारक का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है कीर्ति मंदिर, इसको याद रखना है। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे, ये बताना है। इसका आंसर होगा सीके नायडू। सीके नायडू भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान थे, सीके नायडू, याद रखना है, जो कि कब थे, 1932 के पहले कप्तान थे। अगला प्रश्न, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, से आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही पहली बार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 37। भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, जिनका उपनाम खान भी था, इन्होंने ही सूर्य साम्राज्य का स्थापना किया था और उन्होंने ही कलकत्ता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था और इनका मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? सही आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? दादरा और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सा है? सही आंसर होगा कवरत्ती। कवरत्ती दादरा और नगर हवेली की राजधानी है, ये तो आपको पता होगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे कवरत्ती तो नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन थोड़ा। कवरत्ती सिलवासा, इसका सही आंसर जो होगा वो सिलवासा होगा, कवरत्ती नहीं होगा, सॉरी। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और दादरा और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों के पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होता है। एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होता है, उस वर्षा को क्या कहते हैं? उस वर्षा को क्या कहते हैं? उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बिहार में कहाँ पर है? सही आंसर होगा पटना। फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फ्यूल के बारे में यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? किस समूह की है ये बताना है। तो ये सही आंसर होगा विंध्य समूह के। विंध्य पहाड़ी जो है उसी समूह की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण पश्चिम की बिहार की जो पहाड़ियाँ हैं। राष्ट्रकूट प्रतिहार और पाल का संबंध है। राष्ट्रकूट प्रतिहार और पाल का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा त्रिदिशीय संग्राम से। एक त्रिदिशीय संग्राम हुआ था जिसमें कि राष्ट्रकूट और प्रतिहार और पाल वंश के राजाओं के बीच एक संग्राम हुआ था, यानी कि युद्ध हुआ था। तीनों दिशाओं से याद रखना है, 3 लोग के बीच हुआ था ये युद्ध। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा गगनयान मिशन के लिए। गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बनाया जा रहा है, यानी कि गगनयान के लिए मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये। इसमें जो है इसरो एक क्रू एस्केप सिस्टम भी ये लॉन्च कर रहा है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? यहाँ ध्यान देना है, पूर्ण करने का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको जो पूरा किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था और पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ऐबक की मृत्यु हो गई थी आधे में ही। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? ये नाम किसके द्वारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का नाम? सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, याद रखना है, संपूर्ण क्रांति 1974 में हुआ था और इसी का नाम जो दिया था वो 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? किस मुगल की पत्नी थी? मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। शाहजहां की पत्नी थी, जिसके याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था, ये भी याद रखना है। प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन है। प्राचीन के जो अवशेष हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राचीन के अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान, मानचित्र विज्ञान, क्या बोलेंगे आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसका आंसर होगा पुरातत्व विज्ञान। सिपाही विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में शुरू हुआ था? सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा 1857। 1857 में ही स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था और ये मेरठ से शुरू हुआ था, जहाँ पे कि चर्बी वाला कारतूस से ये शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था। बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? बिहार में हर एक वर्ष सोनपुर का मेला लगता है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है
और ये किस दिन आयोजित होता है बिहार में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन, कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखना है। और इसमें विष्णु और शिव की पूजा की जाती हैं, विष्णु भगवान और शिव भगवान की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न अब यहाँ पे साइंस का प्रश्न है। तो साइंस के प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं, कोई भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं, एसी परिपथ में एसी मीटर को किससे मापते हैं, ये बताना है। इसका आंसर होगा आरएमएस मान में मापते हैं, आरएमएस में मापते हैं। इसको वोल्ट मीटर के द्वारा यह विद्युत धारा का आरएमएस मान प्रदर्शित करता है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे दिखाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दिखाता है, ये आपको याद रखना है। जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती हैं तो परिवर्तन होता है। जब कोई दर्पण से कोई प्रकाश उससे लौट जाता है टकराकर, तो वहाँ पे क्या चीज़ होता है जिसमें परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर होगा उसके आयाम में परिवर्तन हो जाता है, उसके आयाम में परिवर्तन हो जाता है। आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, तरंगदैर्घ्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं है। जितना वेग पहले था बाद में भी उतना ही वेग होगा, सिर्फ आयाम उसका चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न है कि स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है, इसका आंसर होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज स्थलीय वातावरण में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें एक ग्लूकोज चक्र की श्रृंखला होती है जिसके बाद इसका निर्माण होता है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद यानी कि क्या उसमें बनता है, ये पूछा जा रहा है, क्या बनता है। तो आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के बाद 3 चीज़ का निर्माण होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर, इन तीनों चीज़ों का प्रकाश संश्लेषण के बाद निर्माण होता है। ऑक्सीजन जो कि हम लोग के काफ़ी ज़्यादा यूज आता है सांस लेने में। अगला प्रश्न है कि पौधे में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से उत्तक उत्तरदायी होते हैं। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से उत्तक उत्तरदायी होते हैं, इसका क्या आंसर होगा सही। आपको साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करना है जिससे कि आपको याद होगा इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा कैम्बियम। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए जो है कैम्बियम उत्तरदायी होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि ये पौधे में वृद्धि जैसे कि मोटाई वगैरह के लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, यानी कि उष्मा को वो सोखता है, अवशोषण करता है, कब करता है सबसे अधिक, ये बताना है। यानी कि जब वो काला होता है, जैसे सुने होंगे आप लोग, काला चीज़ को अधिक गर्मी लगता है, तो काला और खुरदरा होना चाहिए। काला और खुरदरा अगर कोई चीज़ है तो वो काफ़ी ज़्यादा उष्मा का अवशोषण करेगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती हैं जिसका गलनांक कम होता है, जिसका गलनांक कम होता है। फ्यूज का तार का गलनांक काफ़ी कम होता है, जल्दी ही वो गल जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्युत का बेहतर संचालक कौन सा है। विद्युत का बेहतर संचालक या फिर सुचालक भी बोल सकते हैं, कौन सा है। सही आंसर होगा लवण जल। लवण जल में ये विद्युत जल का सुचालक होता है। सोडियम क्लोराइड जिसको कि नमक बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है। सही आंसर क्या होगा, NaCl। NaCl सिंपल सा नाम है, आपको याद रखना है, जिसमें कि Na+ होता है और Cl- होता है। CaO Cl2 का सामान्य नाम क्या है। CaO और Cl2 इसका सामान्य नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। इसका सामान्य नाम होगा ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है और इसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ये जल में अत्यंत घुलनशील नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल एवं क्षार में समानता रखता है। निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल एवं क्षार में समानता रखता है, दोनों में क्या समानता है, ये पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा अम्ल या क्षार को
जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती हैं। दोनों में से जब कुछ भी मिलाया जाता है तो वहाँ ऊष्मा अपक्षेप के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रकृति दोनों में सेम होता है। इसके बाद अम्ल और क्षार दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये बिजली के सुचालक भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों सुचालक होते हैं, तो ये सभी समानता है। यहाँ पे फिलहाल एक ही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक मिश्रण है जिसमें कि x, y और z मिला हुआ है। उनके आकार और रंग समान है। x कण भारी हैं और वो चुंबकीय हैं। y कण हल्का है और वो चुंबकीय हैं, जबकि z कण चुंबकीय हैं। तो किस विधि से इसको अलग करेंगे, किस विधि से अलग करेंगे ये बताना है। फटक कर और उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण करके। हाँ, ये सही है। हल्का चीज़ जो होगा वो फटकने के बाद ख़त्म हो जाएगा और चुंबकीय चीज़ वो चुंबक में चिपक जाएगा। तो यहाँ पे तीनों अलग अलग हो जाएगा। दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को डैश कहते हैं। दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं ये बताना है। भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता याद रखना है। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जो स्वयं अपना प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसको कहते हैं प्रकाशमान वस्तुएं। प्रकाशमान वस्तुएं जैसे कि तारा, सूरज, ये सभी प्रकाशमान वस्तुएं। दूध का दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध का दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? यानी कि दूसरे सबसे अधिक क्या होता है दूसरे लेवल पे, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वसा। दूध में वसा ये दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है। जल सबसे अधिक होता है 87%, ये आपको याद रखना है। वसा 3.4% होता है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार सिकता मक्खी से संचारित होता है। किस मक्खी से? सिकता मक्खी से, याद रखना है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1983 में। एड्स वाले वायरस जो है उसका खोज या फिर पहचान बोल सकते हैं, ये 1983 में इसका पहचान हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था सबसे पहली बार, याद रखना है। और 1986 में इसको HIV नाम दिया गया था, HIV। अगला प्रश्न है मिलान चुनना। यहाँ पे सही मिलान कौन सा है ये चुनना है। दूध मत्स्य में क्या क्या होता है, अंडपीतक में क्या क्या होता है ये बताना है। सही कौन सा है? दूध में रेशा खनिज होता है, ये तो गलत। दूध में रेशा कहाँ से आ गया? मांस में कैल्शियम और प्रोटीन, ये गलत है। कैल्शियम नहीं होता है मांस में। अंड में प्रोटीन और वसा, ये सही है। अंडा में प्रोटीन और वसा होता है। पीला वाला जो पार्ट होता है उसमें प्रोटीन और वसा होता है। अगला प्रश्न, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? DPT वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ये 3 रोगों से बचाने के लिए दिया जाता है। 3 रोगों से, पहला है डिप्थीरिया, उसके बाद टेटनस और काली खांसी। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस कहाँ पे है? तीनों है पहले वाले में। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। विश्व भर में समाप्त कर दिया गया रोग है। कौन सा रोग है जो कि विश्व भर में समाप्त हो गया है? इसका आंसर होगा चेचक। चेचक अब विश्व भर में समाप्त हो गया है। अभी भी कुछ % होता है लेकिन ये ना के बराबर होता है, पहले काफ़ी ज़्यादा होता था। अगला प्रश्न है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंचरित किया जाता है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंचरित किया जाता है? इसका आंसर होगा एनाफिलिस मच्छर। मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा ये संचरित होता है, याद रखना। इसके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। इनमें से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि उसका उपग्रह ही नहीं है। इसका क्या आंसर होगा? मंगल, शुक्र, बुध, शुक्र। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। लेकिन अगर गर्म पूछा जाए तो बुध सबसे गर्म ग्रह है। बुध सबसे गर्म ग्रह है और सबसे निकटतम है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष
दूरदृष्टि दोष के क्या कारण है? दूरदृष्टि दोष का क्या कारण है? तो इसका मेनली तीन कारण होता है। पहला होता है कि नेत्र लेंस जो होता है उसका गोलाई कम हो जाता है, उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाता है, लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है। क्या होता है दूरदृष्टि दोष में? दूर का तो साफ दिखता है लेकिन नज़दीक का वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है कि बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? बेतार के लिए क्या यूज़ करते हैं? सही आंसर होगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का उपयोग आजकल काफ़ी ज़्यादा होता है, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सब में काफ़ी ज़्यादा भी यूज हो रहा है। हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं जल्दी अगले सेट में। तब तक आपको पिछला जो भी सेट हुआ है उन सभी को आपको देख लेना है। ये सारे सेट अगर आप देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ इससे मिलेगा। धन्यवाद।